कक्षा 12वीं इतिहास के भाग प्रथम के पाठ पहले में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर जो पहला पाठ है आपके सिंधु घाटी की सभ्यता वाला, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए जो प्रमुख पुरा स्थल है जहां से हमको सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो स्थान सबसे पहले ढूंढा गया था उसका नाम था हड़प्पा। इस कारण सिंधु घाटी संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्योंकि मोहनजोदड़ो इसका बड़ा शहर है, इसलिए कुछ लोग इसको मोहनजोदड़ो की संस्कृति भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता रहा हूं कि इसके महत्वपूर्ण पुरा स्थल कौन से हैं। हमारे राजस्थान के अंदर एक शेखावटी मिशन करके कार्यक्रम चल रहा है बच्चों के लिए, महत्वपूर्ण बोर्ड के प्रश्न उत्तर के संबंध में, उसी के कुछ प्रश्न हैं जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम पूरा स्थलों को देखते हैं। हड़प्पा सबसे पहले ढूंढा, मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो, बालाकोट, चोलिस्तान, ये पाकिस्तान से लगता हुआ रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसको हम अपने यहाँ थार कहते हैं। अफगानिस्तान का शोतोदय, बहरीन, दुलमुन, ओमान, मगान, अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर मगान आया हुआ है। अभी बाद में इसकी चर्चा वापस आएगी। गुजरात का धोलावीरा, लोथल और नागेश्वर, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लोथल जहां पर उनका नाव का बंदरगाह था, नाव ठहरती थी, गोदीवारा कहते हैं हम लोग उसको। और राजस्थान का कालीबंगा, गणेश्वर, जोधपुरा जहां तांबा निकलता था, खेतड़ी, और हरियाणा का राखीगढ़ी और बनावली, ये महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जिसके बारे में इस पूरे के पूरे पाठ के अंदर हम लोगों को चर्चा करनी है। एक एक प्रश्न इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव भी कर सकते हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु। इस पाठ को पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे ज्यादा चीजें जो वहां मिली हैं बड़ी संख्या में, वो है उनकी मोहरें। तो हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो विशिष्ट पुरा स्थल या पुरा वस्तु है। जब भी आप बोर्ड की परीक्षा में जाते हैं और ये जो 12 प्रश्न आ रहे हैं आपके, पहला प्रश्न बहुत चयनात्मक प्रश्न का आएगा, तो आप पहले लिख दीजिए प्रश्न 1 का उत्तर, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, इस तरह से आप बना दीजिए। पहले का उत्तर आपको मालूम है, आपने लिख दिया। दूसरे का भी मालूम नहीं है, सोचना है, छोड़ दीजिए। तीसरे का मालूम है, वो लिख दीजिए। जो मालूम है एक तालिका बना करके आप इनको कर दीजिए। ये 12 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। दूसरा प्रश्न, बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो मैंने आप लोगों को बताया था चर्ट नाम का जो पत्थर है उससे हड़प्पा के बाट बनते थे। दशमलव पद्धति पर आधारित थे वो बाट। पुरोहित राजा की मूर्ति जो मिली है हमको, जो शॉल ओढ़े हुए हैं, हल्की सी दाढ़ी है और हमने उसको पुरोहित राजा माना है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। बी उत्तर है आपका। तो पहले का आपने लिख दिया, दूसरे का आपने ब लिख दिया, तीसरे का फिर ब लिख दिया। इस तरह से आपको ये चार्ट अपना पूरे करते जाएंगे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के पहले डायरेक्टर जनरल, जब इसकी स्थापना की गई अंग्रेजों के समय में पुरातत्व विभाग की, उसके सर्वेक्षण के जो पहले डायरेक्टर थे उनका नाम था कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। तो उसका भी उत्तर हम साथ साथ लिखते रहेंगे। इस तरह से हमारी बोर्ड की परीक्षा की उत्तर मालिका भी तैयार होती जाएगी। पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक शुद्धता का समावेश किसके द्वारा किया गया? सैनिक शुद्धता का समावेश करने वाले जो इतिहासकार थे उनका नाम था विलन। तो अपना उत्तर बी हो जाएगा, या ब लिखते हैं यहाँ पर, जो भी संदर्भित उत्तर है वो लिखना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत, जो सबसे बड़ी इमारत मिली है मोहनजोदड़ो के अंदर, कई बार मैंने आपको बताया है कि हम तुलना करते हैं वहां के स्नानागार की और वहां के अन्नागार की। स्नानागार विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग में आते थे
लेकिन अंडाकार जो थे वो बहुत बड़ा एक माल गोदाम था। सबसे बड़ी संरचना आज तक जो प्राप्त हुई है वो है उनका माल गोदाम या अंडाकार। तो हम इस संदर्भ में अभी 6 नंबर पे इसका उत्तर ब लिख देंगे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में सत्य कथन है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाता है, बहुत ध्यान देना है आपको, विशेष करके आपको जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, हमको 4 में 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ने। जरूरी नहीं है कि हमेशा 14 ऑप्शन ही सही हो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। कौन से कथन सत्य है ये हमको ध्यान रखना है। यह एक भाव चित्रात्मक लिपि थी, बस सबसे लंबे अभिलेखों में लगभग 26 निशान है। ये बात बिल्कुल सही है। पटल से मैं आपको मैंने बताई थी 26 चिन्ह मिले हमको। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। ये बात भी सही है। दाएं से बाएं हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं ब्राह्मी लिपि, लेकिन ये सिंधु लिपि है वो उर्दू की तरफ से लिखी गई है। इसमें 375 से 400 से अधिक चित्र मिले हैं। ये बात भी सही है। तीनों बात सही है। तो फिर चौथा ऑप्शन हो गया हमारा उपरोक्त सभी। ये तीनों की तीनों बातें सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा द या डी। जरूरी नहीं है कि हर समय ये उत्तर सही हो, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से करना है और ऐसे 2 या 3 प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। ये आपके 7 प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण यहाँ पूरे हो जाते हैं। अब हम लोग लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चलते हैं। हड़प्पाई मोहर बहुत चर्चा हुई है मोहरों की। सेलखड़ी नाम का पत्थर है जिससे ये मोहर बनाई गई है। आपको पूरा उत्तर लिखना है वहां। सेलखड़ी नाम पत्थर से स्पष्ट लिखें आप लोग और एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे खाली छोड़ दें उस कॉपी में, ताकि देखने वाले को स्पष्ट दिखाई दे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर आपने लिखा है। और जो आगे वाला हिस्सा इसमें कुछ नहीं लिखना है। प्रश्न नंबर भी आपको इस तरफ डालना है। इस तरफ वो अंक है वो आपको प्रदान किए जाते हैं। बाकी किसी प्रकार की काट छाट आपको नहीं करनी है। साफ साफ बिल्कुल दिमाग में सोच करके फिर उसका उत्तर है वो हमको लिखना है। जितनी शुद्धता होगी, सफाई होगी कॉपी के अंदर, उतनी शुद्धता से अपन को अधिकतम अंक है वो प्राप्त होते हैं। हड़प्पाई मोहरों पर क्या उत्कीर्ण है, क्या खोदा गया, क्या लिखा गया है उन मोहरों पर? तो कुछ जानवरों के चित्र हैं और उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। जो लिपि लिखी हुई है, चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है, उसको आज तक विद्वानों ने पढ़ा नहीं है। कुछ जानवरों के चित्र हैं, उसके आधार पर ज्ञात से अज्ञात हमने अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि वो जानवर वो हो या वो पेड़ पौधे वो हो जिनकी सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। उनके धार्मिक देवता हो सकते हैं। जैसे आज लोग हम तुलसी पूजते हैं, पीपल पूजते हैं, नीम पूजते हैं, कई पक्षियों की पूजा करते हैं। तो इस ढंग से उस जमाने का जो समाज था वो भी प्रकृति पूजक था। कई मोहरों से हमको ये चीजें और कुछ मूर्तियों से भी ये चीजें वो साबित हो रही है। हड़प्पा क्षेत्र में बसे लोगों के जीवन के विषय में हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? किन पुरावस्तुओं से जानकारी मिलती है या पुरातात्विक साक्ष्य कौन से? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप ध्यान रखना। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरावस्तु, जीवन के विषय में जानकारी किससे मिलती है? जो चीजें प्राचीन चीजें जो खुदाई में मिली है उनको हम पुरातात्विक सामग्री कहते हैं। किसी भी स्थान को आप ढूंढोगे वहां से कुछ भी मिलेगा। सोने के सिक्के मिल गए, हमको आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि उस जमाने का जो समाज था वो पैसों वाला था। तांबे के सिक्के, राजा गरीब हो गया था। उससे हम सारे अनुमान लगाते हैं जो वस्तु वहां से मिली है। तो पुरातात्विक सामग्री क्या क्या मिली है हमको? आवास, सिंधु सभ्यता के लोगों के मकान, नालियां, सड़कें, अन्नागार, स्नानागार, ये सारी चीजें आवास है। मृदु भांड, मिट्टी के बने हुए बर्तन, आभूषण, गहने, औजार और बहुत बड़ी मात्रा में मोहर, ये हमको वहां से प्राप्त। मिट्टी का हल का मॉडल, प्रतिरूप कहां से मिला है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, बहुत ध्यान रखना है आपको। मिट्टी के हल का प्रतिरूप हम लोगों को हरियाणा के बनावली से प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक स्थान है चोलिस्तान, वहां से भी मिट्टी का हल का मॉडल हमको मिला है।
यदि आपके ऑप्शन में बनावली अवश्य में आ जाएगा प्रश्न, तो बनावली वाला उत्तर दोनों साथ में आते हैं। दोनों उत्तर किस ढंग से उस प्रश्न को पूछा जाता है, प्रासंगिक तरीके से उसका उत्तर हमको वहां लिखना है। जुते हुए खेत के साक्ष्य, खेत जोतते थे वो लोग। राजस्थान के कालीबंगा से हमको ये सबूत मिले कि हड़प्पा संस्कृति के लोग खेत जोतते थे। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ये कुछ अर्थ है, वो भी आपको ध्यान रखना है। सिंचाई की नहर के अवशेष, ये सारे अवशेष विशेष एक पूछा जाएगा। तो सिंचाई की नहर अफगानिस्तान के सोतुरधाई नामक स्थान से हमको प्राप्त हुई है। और तालाबिया जलाशय गुजरात का धोलावीरा बहुत प्रसिद्ध स्थान है, जरूर जाइए आप लोग वहां घूमने के लिए। गुजरात के धोलावीरा के अंदर बहुत सारी सिंधु सभ्यता से संबंधित चीजें हमको प्राप्त हुई। आगे चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज पीसने का प्रमुख साधन क्या था? अवतल चक्कियां, उत्तल और अवतल जो पत्थर है उसकी बनी हुई चक्कियां थी, जिसमें डाल करके लोग अनाज है वो पीसते थे। बाजरे के दाने गुजरात से मिले, जिससे उनको पता चलता है कि वो लोग धान के रूप में, भोजन के रूप में बाजरे का प्रयोग करते थे। सबसे अनूठी विशेषता क्या है हड़प्पा संस्कृति की? जल प्रणाली, नियोजित जल प्रणाली। नियोजित जल प्रणाली का मतलब होता है, थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, लिखना तो सरल है इसको। नियोजित का मतलब है प्लान। पहले उसका नक्शा बनाया गया, प्लान किया गया तैयार, फिर उस शहर को बसाया गया। पहले सड़कें बनाई गई है, नालियां निकाली गई है, घरों तक पानी पहुंचाने के जो साधन है उसके बारे में बताया गया है, और फिर उस शहर को बसाया गया। सिंधु सभ्यता में सड़कों और गलियों को किस पद्धति से बनाया गया है? किस पद्धति का नाम है? ग्रिड पद्धति। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ग्रिड पद्धति होगी हमारी। हड़प्पा कालीन भवनों में भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियों की अनुपस्थिति किस बात की ओर इशारा करती है? खिड़कियां नहीं है हड़प्पा संस्कृति के मकानों में। दरवाजे सबके सामने की ओर खुल रहे हैं, लेकिन अगर आप चौक में खड़े हो तो एक के दरवाजे में झांक करके उसके घर में क्या हो रहा है वो आप पता नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी एकांतता को महत्व नहीं देते। एकांत, अकेला रहना चाहते थे, कोई लोग उनको देखे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करे। निजता, उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं निजता, प्राइवेसी को महत्व देते थे। मोहनजोदड़ो की ऐसी सार्वजनिक संरचनाएं कौन सी हैं जिनका प्रयोग सार्वजनिक प्रयोजन के लिए होता था, विशिष्ट अवसरों पर होता था? अभी भी मैंने आपको बताया, स्नानागार और उनका अन्नागार। जब कोई विशिष्ट अनुष्ठान होता था तो सारे शहर के लोग वहां इकट्ठे होकर के सामूहिक रूप से स्नान करते होंगे। राजा के पास स्नानागार बना हुआ, राजा के महल के पास, और जो माल गोदाम है वहां पर भी तो विशिष्ट उत्सव या अवसर वो लोग मनाते होंगे। माल गोदाम और विशाल स्नानागार, ये उत्तर हो गया हमारा। पॉइंट्स क्या है? घिसी हुई रेत या मिट्टी या बालू तथा रंग और चिपचिपा पदार्थ, तीन चीज मिल गई, पॉइंट्स मिल गए। मिट्टी ले ली, रंग और एक चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ चिपकाने के लिए, इसको मिला करके तीनों को कुछ पात्र बनाए गए हैं, उनको पॉइंट्स कहा गया है। पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न बस्ती, संलग्न लगी हुई, मणके जहां मिले हैं बहुत बड़ी संख्या में। शिल्पियों का शहर भी कहते हैं हम लोग उसको, चंदुल। चंदुल वो बस्ती है जो शिल्पियों की नगरी है। मणकों में छेद करने के औजार या उपकरण, मणकों के बीच में छेद करने के लिए जो उपकरण हमको मिले हैं वो चंदुगढ़ो शिल्पियों की बस्ती, लोथल गुजरात का गोदीवाड़ा और गुजरात का धुकाधीरा, ये तीन महत्वपूर्ण शहर हैं जहां से हमको ये औजार प्राप्त हुए हैं। संघ से बड़ी वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र, संघ से जो चीजें बनाई गई है
तो नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट से शंख से बने हुए आभूषण और वस्तुएं हमको प्राप्त हुई है। लाल मणि, लाल नीली जो लाल मणि मिली है वो हमको कहां से प्राप्त हो रही है? तो वो अफगानिस्तान के सुतुर्दई से हम लोगों को मिल रही है। अगले प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं हम लोग। कार्नेलियन कहां से प्राप्त किया जाता था? गुजरात के भरूच में जो लोथल का गोदीबाड़ा है बंदरगाह, वहां से कॉर्नेलियन मिलता था। हड़प्पा काल में मोहर निर्माण के लिए सेल खड़ी बहुत बड़ी मात्रा में मोहरें मिली है। तो सेल खड़ी वाला पत्थर कहां से आता था? राजस्थान के दक्षिणी भाग से और गुजरात के उत्तरी भाग से। नॉर्थ गुजरात आपका बनासकांठा, साबरकांठा और हमारा जो दक्षिणी राजस्थान है सिरोही, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ से वो सेल खड़ी का पत्थर है वो जाता था। तांबे की वस्तुएं संपदा खेतड़ी आज भी तांबा निकलता है, उसको गणेश्वर जोधपुरा की संस्कृति कहा गया है। जोधपुर से लेना देना नहीं है इसका। गणेश्वर जोधपुरा की संस्कृति झुंझुनू जिले में खेतड़ी के पास में स्थित है। हड़प्पावासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे? गणेश्वर जोधपुरा खेतड़ी और वह प्रायद्वीप से ओमान जो शहर है वहां से इनको तांबा मिलता था। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान का उल्लेख किसके लिए हुआ है? तांबे के एक स्रोत के रूप में मगान का उल्लेख हुआ है। मेसोपोटामिया के लेख में बिलमुन कौन से देश को कहा गया? बिलमुन, बेरिंग द्वीप, बेरिंग द्वीप को उन लोगों ने बिलमुन कहा है। मेसोपोटामिया में मेलुहा, मेलुहा किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा है मेसोपोटामिया के लोगों ने। तो हड़प्पा सभ्यता को उन लोगों ने मेलुहा कहा है और मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों का देश। मेलुहा यानी हड़प्पा का हजा पक्षी। मेसोपोटामिया के लोग पुरातत्वविद हजा पक्षी का संबंध किससे बताते हैं? मोर, मोर जो है हमारा मयूर, पिकॉक, मोर, उस मोर को उन लोगों ने हजा पक्षी कह करके बुलाया है। अपन दो प्रश्न और देखेंगे अभी। मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का देश मेलुहा को कहा गया है और मेलुहा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के लिए प्रयोग में आया है। ऋग्वेद में उल्लेखित पुर शब्द, पुर का क्या अर्थ है? पुर प्राचीन किलों को कहा गया है और इसी अर्थ में ऋग्वेद देवता इंद्र का भी उल्लेख होता है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुर यानी किला, पुरंदर किलों को ढाने वाला, तोड़ने वाला। पुरंदर किसे कहा गया? अगले प्रश्न आ गया। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों का विध्वंसक देवता कहा गया है। हड़प्पा के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से किस पुरातत्ववेत्ता ने खोजी? हड़प्पा में जो मोहरें मिली हमको बड़ी संख्या में, कुछ मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। तो मोहनजोदड़ो से जो मोहरें मिली है उसको किसने ढूंढा है? तो भारत के एक बहुत बड़े पुरातत्वविद इतिहासकार है राखाल दास बनर्जी साहब, आर.डी. बनर्जी कहते हैं हम लोग उनको। उन्होंने उन मोहरों को ढूंढा है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की, कब घोषणा की गई? तो सन 1924 में सर जॉन मार्शल ने इस संस्कृति को पहली बार ढूंढा था और यह घोषणा की थी कि हमको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सिंधु सरस्वती नदी के किनारे एक बहुत बड़ी सभ्यता पता चली है जिसको हम लोग हड़प्पा या सिंधु की सभ्यता कहेंगे। पूरे विश्व के समक्ष जॉन मार्शल ने यह घोषणा कर दी 1924 में। खुदाई में एक समान क्षैतिज इकाइयों के बजाय नई तकनीक टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण का आरंभ किसके द्वारा किया गया? व्हीलर महोदय द्वारा इसका अनुसरण किया गया है कि जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो शहर है वो दो टीलों पर स्थित है। एक टीला जो ऊंचाई पर चबूतरा जो ऊंचा है वहां बना हुआ है और दूसरा नीचाई पर चबूतरा बना है, वहां एक शहर, एक बस्ती बसी हुई है। ऊपरी जो टीला है वहां पर राजा का निवास है और निचले टीले पर सामान्य लोग रहते थे। ये व्हीलर महोदय ने हम लोगों को बताया। वेदियों के साक्ष्य, यदि हवन कुंड, एक तो जो हवन कुंड हम लोग बनाते हैं इस प्रकार के,
बड़े होते हैं। एक वेदी होती है सामान्य, मिट्टी ईंट जमा करके, ये वेदी जहाँ पर हम लोग यज्ञ की आहुतियां देते हैं। तो राजस्थान का कालीबंगा और गुजरात का लोथल, वहां से हमको वेदियां प्राप्त हुई है। किन संरचनाओं को अनुष्ठान के महत्व का माना गया है? अनुष्ठान विशेष उत्सव के अवसर पर, विशेष यज्ञ करने पर, विशेष धार्मिक त्योहार होने पर वो लोग वहां इकट्ठे होते थे। तो विशाल स्नानागार है और कालीबंगा और लोथल की वेदियां हैं जहां वो लोग यज्ञ करते होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद का संग्रह कब किया गया? ऋग्वेद की जो श्रुतियां हैं, श्लोक हैं, कब इकट्ठे हुए? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ये 500 साल के समय में ऋग्वेद का संकलन किया गया। इसके आगे कुछ निबंधात्मक प्रश्न हमारे आएंगे और वो प्रश्न हम लोग अगले वाले जो हमारा भाग है उसके अंदर देखेंगे, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए। कुछ प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने अभ्यास पुस्तिका में एक बार इनको लिख दीजिए। जितने ज्यादा रिएक्शन आपके आएंगे उतना जल्दी मैं ये दूसरे भाग का वीडियो है वो निबंधात्मक प्रश्नों वाला भी डालने वाला हूं। ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।